ओके गाइस, लास्ट वीडियो में हमने सिलेबस को एनालाइज किया था और अब हमें देखना है कि इंटरनल सिक्योरिटी से कुछ कुछ चीजें और एक होलिस्टिक व्यू में इस टॉपिक को समझने का कोशिश करना है बिफोर हम जो नक्सलिज्म टॉपिक्स हैं या जो एक टॉपिक्स को पकड़ के उसके डिटेल्ड एनालिसिस करें। ठीक है, पहले हमें समझना होगा कि ये टॉपिक क्या है, कैसे है, क्या होता है। ठीक है, क्या डेफिनेशंस है, कैसे इश्यूज अराइज होते हैं, इंडिया और क्या कंडीशन है, वनरेबिलिटीज कैसे हैं, चैलेंजेस क्या क्या फेस करना पड़ता है हमारे गवर्नमेंट को, हमारे कंट्री को। इस इश्यूज को एक ओवरऑल फ्रेमवर्क में पहले देखने का कोशिश करते हैं, राइट। तो डेफिनेशन क्या है? द एक्ट ऑफ कीपिंग पीस विद इन द बॉर्डर्स ऑफ ए सॉवरेन स्टेट और सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज, राइट, जनरली by keeping by upholding the national law, यहाँ पे by होगा, by upholding the national law and defending against the internal security threats, right। अब देखो कि हमारा एक कंट्री है, प्यारा भारत, है ना। तो हमें क्या करना है कि हमें एक्ट ऑफ कीपिंग पीस, मतलब हमें पीस बनाए रखना है। महात्मा गांधी बोलते थे ना, पीस बनाए रखना है, कि नॉन वायलेंस, शांति, है ना। हमारे सॉवरेन स्टेट को, हम एक सॉवरेन स्टेट है, राइट, हमारा पार्लियामेंट हमारे लिए लॉ बना सकता है या कोई भी सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी होना चाहिए। ठीक है, कैसे? नेशनल लॉ को प्रोटेक्ट करना है, मतलब कि अगर कंट्री में पार्लियामेंट के अंदर या सीआरपीसी के कोई लॉ है, वो लॉ नहीं टूटनी चाहिए। ठीक है, उनको अपहोल्ड करते हुए हम इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट से कैसे अपने आप को डिफेंड करते हैं। क्योंकि एक कंट्री अगर अपने आप को अच्छे से डिफेंड नहीं करता है ना, तो बहुत सारे इंटरनल क्राइसिस आ जाते हैं और ये इंटरनल क्राइसिस पूरे के पूरे कंट्री को खत्म कर देता है। उसका इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल सारा इश्यूज पे प्रॉब्लम हो जाता है अगर हम इस चीज को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हमारा डेफिनेशन, और एक इजी गोइंग डेफिनेशन भी है ये। इसको समझ लेना जरूरी है, इसे याद कर लेना चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर कहीं पे भी आए इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में कहीं लिखना, तो आप इसको कोड कर सकते हैं, राइट। अब देखते हैं कि क्या इश्यूज है हमारा। ठीक है, इश्यूज रिगार्डिंग द टॉपिक। ठीक है, तो पहला इश्यूज है, देखिए जो आप देख सकते हैं, ये है क्या? कम्युनल एंड सेशनिस्ट मूवमेंट्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हमारे कंट्रीज में, है ना, हमारे कंट्री में काफी सारे कम्युनल मूवमेंट्स हुए हैं, काफी सेशनिस्ट मूवमेंट हुए हैं, जहां पे जैसे कि हमने देखा है ना कि इंडिया क्या है, एक फेडरेशन हो सकता था बट फेडरेशन नहीं है इंडिया ऑब्वियसली। बट हम इंडिया एक स्टेट, एक कंट्री है। ठीक है, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, राइट। स्टेट्स को डिस्ट्रक्शन किया जा सकता है, न्यू स्टेट बनाया जा सकता है, उसको डिवीजन किया जाता है, बट स्टेट अपने आप को सिसीड नहीं कर सकता है सेंटर से। ठीक है, क्योंकि जब हमने गवर्नमेंट, जब हमारा 1940, अगर आप पोस्ट हिस्ट्री पढ़े होंगे अच्छे से, तो 47 में जब हम आजाद हुए, 1950 तक जो प्रोसेस चल रहा था, उस समय देखे कि अप्रॉक्स 550 स्टेट्स के अप्रॉक्स प्रोविंसेस या राजाओं घराने थे, जो थे अलग अलग थे। ठीक है, उसमें कुछ प्रोमिनेंट जो आप देखते हैं, JNK, हैदराबाद, जूनागढ़, राइट। तो इन लोगों को इश्यूज थे। ठीक है, एज अ होल इंडिया अपना एक पहचान नहीं रख पाता था उस समय, इसलिए इस तरीका का गवर्नमेंट बनाया गया। तो जब आजादी हुआ, और जैसे हम लोग ने मूवमेंट देखा था कि रिलीजन या लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट का डिवीजन हुआ, उसके लिए काफी एक बड़ा मूवमेंट भी चला था। ठीक है, काफी वायलेंस मूवमेंट चला था, तो एक तरह का सेशनिस्ट मूवमेंट चलता है, राइट। अगर आप श्रीलंका का एग्जाम्पल देखिएगा, जहां पे फोर्स किया गया कि नहीं, हम तमिलियन को उस तरह का राइट्स नहीं देंगे, उसको मतलब जो पार्लियामेंट है उसमें पावर्स नहीं देंगे, तो किस तरीका से कंट्री सिविल वॉर में चला जाता है कि नहीं। और वो सिविल वॉर से वो अभी तक उभर नहीं पाया, अभी भी उसे खाने के लिए भी लोन लेना पड़ जाता है। ठीक है, जब टूरिज्म जो श्रीलंका का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो डिक्रीज हो गया है ईस्टर अटैक्स की वजह से, कोरोना ईस्टर अटैक्स भी क्या है, वो भी एक तरह का इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट था जो श्रीलंका से रिलेटेड था। देखो, ये सब हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी उसको समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जैसे कि पाकिस्तान में भी आप देखे थे, जब ईस्ट पाकिस्तान था और ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली स्पीकिंग
पीपल ज्यादा थे, बट उनको उतना अच्छा राइट नहीं मिलता था, तो वहां पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। फिर इंडिया का सपोर्ट हुआ, हम देखें कि ईस्ट पाकिस्तान भी अलग हो गया, राइट। तो ये सेशनिस्ट मूवमेंट होते हैं, बट इंडिया इस प्रॉब्लम से भी सफर किया है और यहाँ पे अच्छे से इससे निकल भी पाया, ठीक है। फिर जैसे सेक्टेरियंस इश्यूज हैं, एथनिक इश्यूज हैं, लिंग्विस्टिक इश्यूज हैं, ठीक है, ये सब क्राइटेरियाज है जहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। सेकेंड है पोलराइजेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, मतलब कि हमारे पास जो है ना कभी कभी से एक अनस्टेबल गवर्नमेंट होना, या एक इंट्रा ग्रुप राइवलरी होना, फैक्शनलिज्म चलना, ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होना, निगेटिव सोशल ट्रेंड, इस वजह से ना एक सोशल स्ट्रक्चर का पोलराइजेशन हो जाता है, जो कि इशू क्रिएट करता है इंटरनल सिक्योरिटी में, राइट। थर्ड टॉपिक है अनफ्रेंडली नेबर होना। अब इसमें बताने का क्या ही बात है, हमें सबको को पता है कि हमारे नेबर्स कितने अनफ्रेंडली हैं, और किसी भी मोमेंट पे हम पे स्ट्राइक करने का कोई वजह नहीं छोड़ते, और उस वजह से जहां पे भी हमारा कोई वीकनेस होता है, वो उस वीकनेस को एक्सप्लॉइट करने का कोशिश करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंडिया और उसका कंडीशंस क्या क्या प्रॉब्लम है इंडिया में। तो सबसे बड़ा चीज है कि इंडिया का डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, इनॉर्मस कंट्री है, लेंथ ब्रेथ वाइज, जोग्राफिकल वाइज, और हम डाइवर्स हैं, हम अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं, अलग अलग फूड हैबिट्स है, अलग अलग चीजों को देखने का तरीका है, और ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर चीजों को सही से नहीं देखा जाए। उसके बाद मल्टीट्यूड ऑफ कल्चर्स हैं, लैंग्वेजेस है, कास्ट है, ट्राइब्स है, जैसे मैंने बताया। फिर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, जिससे हमने कहता है ना कि इंडिया का कितना परसेंट शेयर 1% लोगों के पास ही है। तो इससे पता क्या चलता है कि जो रिच है और जो पुअर है, उसका गैप जो है वो बहुत ज्यादा है ना। रिच और पुअर का गैप बहुत ज्यादा है, और ये भी कभी कभी इशू क्रिएट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल एंगेजमेंट को इस तरीके से देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जो लेवल्स ऑफ पॉलिटिकल एंगेजमेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, कि जैसे रिलीजन पे वोट मांगना, कास्ट बेसिस पे वोट मांगना, ये सब भी सिचुएशन जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके बाद हम देखते हैं वल्नरेबिलिटीज क्या है, इंडिया क्यों इतना वल्नरेबल है। सबसे पहला फैक्टर कि हमारा नेबरहुड फैक्टर है, राइट। हमारा नेबरहुड जो है वो हमारे तरफ हॉस्टाइल है, ये हमने हमारे जो वॉर्स हुए हैं उसमें भी देखा है, और स्मॉल स्मॉल सिचुएशंस में भी देखते रहते हैं कि कैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज वहां चलती है, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग होता है, ठीक है, कैसे एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स इंटरनल स्टेट एक्टर्स के साथ मिलकर सिचुएशन क्रिएट करते हैं। हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस में जो हमारा कंट्रीज का सिनेरियो था, जैसे स्टेट्स डिवीजन हुआ, ऑफ कोर्स वॉर्स, तो ये सब चीज भी काफी अच्छा नहीं रहा है। उसके बाद लॉन्ग एंड ट्रेचरस बॉर्डर, इंडिया जो मैंने बताया था कि एक बहुत ही लंबा बॉर्डर शेयर करता है डिफरेंट नेबर कंट्री के साथ, और वहां पे बैलेंस रखना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, पायरेसी ना हो, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। इसलिए वजह से भी हम एक्सटर्नल थ्रेट है कि मतलब कि अगर कोई टेररिस्ट है यार, कोई उसको अंदर आना है और इतना 1500 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है, उसको इंटर करने का जगह मिल जाता है, ठीक है। फिर मैरीटाइम बॉर्डर्स भी हम था, हमने देखा था ना 26/11 में जो हम पे अटैक हुआ था, वो कैसे हुआ था, मैरीटाइम बॉर्डर के थ्रू हुआ था। क्योंकि हमारे पास मैरीटाइम बॉर्डर्स में मतलब हमारे जो नेवीज हैं, जो कोस्टल गार्ड्स हैं काफी हैं, बट इतना ज्यादा लंबा हमारा कोस्ट है कि वो थिन हो जाते हैं, रिसोर्सेस हमारा थिन हो जाता है, तो उनको इंटर करने का अच्छा मौका मिल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि चैलेंजेस क्या है, सिक्योरिटी पर्पस से चैलेंजेस क्या है, डेवलपमेंट पर्पस से चैलेंजेस क्या है, ठीक है। तो चैलेंजेस क्या क्या है हम देखते हैं। देखो, अगर इंडिया को अच्छे से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म संभालना है, नॉर्थ ईस्ट इंटर्जेंसी संभालना है, तो काफी प्रॉब्लम होता है। पहला प्रॉब्लम होता है सिक्योरिटी। देखो, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो होता है वो होता है स्टेट के पास, होता है कि नहीं होता है। और सेंटर कैसे करती है कि सेंटर स्टेट को रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, सेंटर को ट्रेनिंग देती है, फोर्सेस के रिइंबर्समेंट कराती है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। फिर बहुत सारे स्कीम्स हैं, जैसे कि जो बहुत सारे
जो डिस्ट्रिक्ट है जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट से ज्यादा ग्रस्त है उनको ज्यादा पैसा मिलता है, ठीक है। जो पुलिस स्टेशन पे अटैक होते हैं स्टेट्स में, तो फोर्टिफिकेशन ऑफ पुलिस स्टेशन के लिए भी पैसा मिलता है, ठीक है। डेवलपमेंट इश्यूज हैं, हमेशा देखते हैं कि बहुत सारे जो डेवलपमेंट इश्यूज होने चाहिए, डेवलपमेंट जो लेफ्ट विंग स्टेट्स में या इस तरीके के इंसर्जेंट स्टेट्स में होने चाहिए, वो नहीं हो पाता है, क्योंकि इंसर्जेंसी की वजह से हमारे रिसोर्सेज नहीं पहुंचते हैं, डर होता है, एक भय क्रिएट किया जाता है, टैक्स होता है, ठीक है। राइट्स, जो वहां के पीपल है, जो उनका राइट टू लिव है, जो उनके प्रोडक्ट्स का लिव है, जो फॉरेस्ट पे अगर डिपेंड करते हो, वो चीज को भी सिक्योर करना सेंटर के लिए काफी इश्यूज हो जाता है। उसके बाद हमें वहां गवर्नेंस इंप्रूव करना हो, ठीक है, कि यार हाँ तुम्हें स्कूल मिलेगा, तुम्हें कॉलेज जाने का सुविधा मिलेगा, प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल होगा, प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छे अवेलेबल होंगे, और इसका इंटाइटलमेंट होगा, गवर्नेंस होगा तो तुम उसके लिए इंटाइटल्ड होगे। और फिर है कि पब्लिक का जो परसेप्शन है गवर्नमेंट के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए या स्टेट फोर्सेस के लिए, वो भी चेंज होना हो। अगर पब्लिक सपोर्ट करेगी ना, तब एक्सटर्नल जो ये जो इंटरनल सिक्योरिटी के जो एक्टर्स है ना, वो नहीं इस चीज को कर पाएंगे। तो ये चैलेंजेस हैं, ये एक ब्रॉड व्यू था कैसे करना है, क्या करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है, राइट, ये कैसे स्टार्ट हुआ, ओके, कैसे फैला, पहला वो पढ़ेंगे, ये कैसे अपने फोर्सेस को एस्टैब्लिश करके यूज करता है अगेंस्ट द सेंटर, राइट। फिर गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज अपना रही है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, ठीक है। अभी क्या सिचुएशन है, क्या डिक्रीज हो रहा है, किस किस स्टेट्स में नक्सलिज्म ज्यादा फैला हुआ है, ये सब वेरी टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे।